नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, जाति धर्म की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देश के सबसे बड़े प्रदेश में जहां एक तरफ विश्वनाथ है तो दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी, एक और कृष्ण जन्मभूमि है तो दूसरी ओर शाही जामा मस्जिद, यहाँ एएमयू है तो यहाँ बीएचयू भी है। ऐसे में भला यहाँ चुनाव हो और धर्म के चश्मे का चश्मा ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? 2022 का सियासी घमासान भी कुछ अलग नहीं है। एक और जहां बीजेपी है जो कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ के बूते, हिंदू वोटों पर अपनी दावेदारी को जमा रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम समुदाय को साधने में लगी है। इसके अलावा कांग्रेस और बीएसपी भी है जो मुस्लिम समुदाय की हितैषी होने का दावा कर रही हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। बीजेपी जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है लेकिन किसी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती, तो वहीं दूसरी तरफ सपा है जो दंगा करने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे देती है। और इन दो पट्टों के बीच पिसता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। इस बार के चुनाव में जिन्ना की बात हुई, तालिबान का भी मुद्दा गूंजा। पाकिस्तान तो खैर भारत के हर चुनाव में मुंह उठाकर आ ही जाता है, लेकिन बात नहीं होती असली चीज की, यानी कि मुसलमान की। अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक कोई जिन्ना को देशभक्त बता देता है तो कोई देशद्रोही, कोई पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन बीजेपी को बता देता है तो कोई उसका पलटवार करते हुए उसी को पाकिस्तान का दोस्त कह देता है। किसी को तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना क्रांति लगता है तो किसी को कब्जा। लेकिन इन सबके बीच कोई आम मुसलमान से नहीं पूछता कि भाई उसे क्या लगता है, आखिर वो किसकी तरफ है, वो चाहता क्या है। यहां पर 80% बनाम 20% की बात तो होती है। कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर तक याद दिला दिया जाता है, लेकिन उन दंगों में किस समुदाय को नुकसान हुआ और उसकी क्या भरपाई हुई, उसकी कोई नहीं सोचता। ऐसा लगता है कि मुसलमान सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए एक वोट बैंक बनकर रह गया है। उसका इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए महज किया जाता है और दो समुदायों के बीच ऐसा बीज बोया जाता है जो सालों तक नहीं भरता। और तो और यूं भी कहा जा सकता है कि जख्मों में चुनावों से पहले नमक लगा दिया जाता है, उन्हें कुरेद दिया जाता है ताकि ये कभी भरे भी ना और बुनियादी मुद्दों की बात ना हो सके। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हुए कि क्या सोचता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान, आखिर कब खत्म होगा मुसलमानों पर यह सियासी घमासान? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, मसलन जिन्ना और पाकिस्तान, क्या सोचता है मुसलमान? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। आम मुसलमान के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है? 2022 का समर, कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर, तालिबान की बात, क्या इससे मिलेगा मुसलमान का साथ? सबका साथ का नारा फिर मुस्लिम उम्मीदवार से क्यों है किनारा? मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी क्यों नहीं आती है राज? अपराध मुक्ति की बात, फिर अपराधी क्यों है साथ? ये भी सवाल उठता हुआ। वोट बैंक की लड़ाई पाकिस्तान पर क्यों आई? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है गिरी साहब आपका। उमा शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत पांडे साहब आपका। अरशद आबिद हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आबिद जी बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर शमशुल हसन मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर शमशुल हसन साहब आप ही के साथ। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं? जिन्ना से लेकर पाकिस्तान, तालिबान, तमाम बातें हो रही है, लेकिन असली मुसलमान की बात क्या कोई करता नजर आ रहा है? देखिए शिल्पा जी, ये सवाल जो आपने किया है ये बहुत आसान सवाल नहीं है और ये बहुत छोटा सवाल नहीं है। इसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है।
लेकिन मैं अगर मेरी बात करना चाहती हैं आप, तो मैं ये जानता हूं कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, और ये भी एक मेरी जो है वो सौभाग्य है कि मैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट रहा और वहां से भी डिग्री लेके आया। तो मैं तीनों जगह सूरत को भी जानता हूं, काशी को भी जानता हूं, और अयोध्या जी फैजाबाद को भी जानता हूं। देखिए, असल में यह है कि यहाँ पर कोई आकांक्षा नहीं है। हम एक टीचर की कम्युनिटी से होने के नाते ये अपने को बच्चों को ये बताते हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास कोई चीज सबसे जबरदस्त है तो वो है तुम्हारी एजुकेशन। अगर तुम एजुकेशन में आगे निकलोगे तभी देश की सेवा कर सकते हो। अगर एजुकेशन नहीं है तो तुम जो है वो देश की सेवा नहीं कर सकते, सच्चे देशभक्त भी नहीं बन सकते। ये जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जिनकी तालीम, जिनकी एजुकेशन, जिनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो नहीं हुई है, मुसीबत ये है कि हमारा पूरा वोट बैंक जो है वो वहीं पे है। और जो जिनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप उसी के ऊपर लड़ाई होती है, और वहीं से जो है वो फसाद भी शुरू होता है, वहीं से बंटवारा भी शुरू होता है, वहीं से देश का भला भी होता है, वहीं से देश का नुकसान भी होता है। अब जो हुकूमत करती है और जो करती चली आ रही है, मैंने इसको कांग्रेस को देखा तो क्या कांग्रेस के जमाने में जो है वो बहुत खुशहाली रही? ऐसा नहीं है। मुसलमान बहुत खुश रहा? ऐसा नहीं है। फिर यह कि जब जिन्ना आप बात करती हैं या पाकिस्तान की बात करती हैं, तो पाकिस्तान ने हमको दिया क्या है सिवाय नुकसान के? हमारे बच्चों को पाकिस्तान से मिला क्या सिवाय लड़ाइयों के? हमारे जो है वो घर में लोग जो थे वो चले गए पाकिस्तान, हम जो है वो यहाँ रह गए, और रहने के बाद जो है हम जिस मुसीबत से जो है वो हमने 50 साल गुजारे, और उसके बाद आज जिस पोजीशन पे खड़े हैं, फिर वही जिन्ना, वही पाकिस्तान। अरे हमें आप तालीम दे दीजिए, कुछ न दीजिए। मुसलमान जो है वो हम लोग जैसा मिडिल क्लास जो है वो चाहता है कि आप तालीम दीजिए, हमें एजुकेशन दे दीजिए, हमको एजुकेशन की के लिए फैसिलिटी दे दीजिए। जो हम चाहते हैं, अगर हमें एजुकेशन के लिए लोन मिलता है उसके लिए आसानी कर दीजिए। अगर एजुकेशन के लिए हम डिजर्व करते हैं तो हमें स्कॉलरशिप दे दीजिए। ये हमारा मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर हम लोग जो है वो ये लोगों को बताते हैं, अपनी कम्युनिटी को बताते हैं कि भाई देखो, अगर ये चाहोगे और इसमें कोशिश करोगे तो तुम जिंदा रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं भी हो। हमें अफसोस ये है कि हमारे जो बच्चे, उसके बारे में बात की, तो क्या माना जाए? तमाम दल बस अपनी अपनी हाँकते हैं। एक आम मुसलमान क्या चाहता है, कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। अपनी मन की बात कहकर चले जाते हैं। मुसलमान के मन में क्या है, कभी समझने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल नहीं की, नहीं कि मुसलमानों को समझने की कोशिश नहीं की। जो असल में जो उनका सपोर्टर है, उसको उन्होंने पीछे कर दिया है, और जो दल बदलू है, आज इधर है कल उधर है। आप जो है वो उनको लालच दे देती हैं, हमारी हुकूमत उनको जिनको लालच दे देती है वो उसकी तरफ चला जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे नीचे हो, चाहे वो। तो असल में ये है कि जो आपको जो है वो अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो आप जो निचला वर्ग है, सबसे निचला वर्ग है, उसका उत्थान कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए ताकि देश की तरक्की हो। नहीं तो ये होगा कि आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मकान जलते रहेंगे, लोगों के मर्डर होते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, खून बहता रहेगा, नतीजा कोई हासिल नहीं होगा। बहुत शानदार तरीके से डॉक्टर शमशुल हसन आपने अपनी बात को रखा है, मुसलमान का पक्ष रखने की कोशिश की है। मैं इसी सवाल के साथ पीयूष पंत जी आपके पास आऊंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, सालों से पत्रकारिता का अनुभव है, धरातल पर काम करते आए हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर शमशुल हसन की इस बात से? 100% सही है, क्योंकि देखिए मुसलमान भी एक आम नागरिक है इस देश का। दरअसल हो क्या रहा है कि हम मुसलमानों को एक स्पेशल चश्मे से देखा जाने लगा है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी अब, क्योंकि उनको एक महजब के चश्मे से देखा जाने लगा है। और ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि वो भी एक आम नागरिक है, हर किसी नागरिक की तरह वो भी एक आम नागरिक है, और उसको भी अधिकार सारे संविधान ने प्रदान किए हैं, और उसको भी शिक्षा का अधिकार, चैन से रहने का अधिकार, उसको आगे बढ़ने का अधिकार, उसको देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अधिकार, ये सब कुछ उसको भी उतना ही है जितना कि एक आम नागरिक को है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमने मुसलमानों को लेके खासकर
कुछ दल विशेष ने जो है एक राजनीतिक जो है, देखिए उसमें हो क्या रहा है, और हर राजनीतिक दल का ये हाल है कि अगर आप उसको वोट बैंक समझने लगते हैं तब मुश्किल हो जाती है उसको। तो एक कोई पार्टी वोट बैंक समझती है, कोई पार्टी उसके खिलाफ जो मजहब वाले हैं, दूसरे मजहब वालों उनको वोट बैंक मान के एंटी जो है मुस्लिम कैंपेन शुरू कर देती है। हाँ। तो ये सब चीजें, और उसमें क्या होता है कि शिकार देखिए हमेशा जो है कमजोर वर्ग होता है, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, जो कमजोर है वही जो हमेशा शिकार होता है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ नहीं पाता है, वो एक रिसीविंग एंड पे होता है। तो फिर और आज हम वही इनके रहनुमा बनेंगे कौन, किस दल से उम्मीद की जाए? क्योंकि सारे दल तो हमाम में एक जैसे नजर आते हैं। आखिर फिर इनका उत्थान कैसे हो पाएगा? मुसलमान की असल मन की बात कौन और कैसे जान पाएगा? नहीं, उत्थान तभी होगा जब उन्हीं के अंदर से लीडरशिप को क्वेश्चन करने की एक जो बात आगे बढ़ेगी। हाँ। जब आवाम जो है उनको फॉलो करने की जगह, ब्लाइंडली फॉलो करने की जगह, जब अपने नेताओं से सवाल पूछेगा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, हाँ। आज हम जहां पड़े हैं उससे पीछे चले गए हैं हम, तो आप हमको आगे ले जाने लेकिन जब सवाल करने का नंबर आता है, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि सवाल करने होंगे, लेकिन पीयूष पंत जी जब सवाल करने का नंबर आता है, यानी कि जब चुनाव का नंबर आता है तो ध्रुवीकरण कर दिया जाता है, और ध्रुवीकरण करते ही सारी किए कराए पर पानी फिर जाता है। यानी कि क्या अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ध्रुवीकरण से ऊपर उठ रहे हैं, अपने बारे में, अपने आगे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? मुसलमान जो है निश्चित रूप से जो है अपने बारे में सोच रहे हैं। ध्रुवीकरण में देखिए ये एक गलत ये आइडिया दिया जाता है कि ध्रुवीकरण के शिकार वो हो जाते हैं। पहले होता था ये, आज से 2 दशक पहले होता था, जब जो है कि उनके जो धर्म गुरु जो है कहते थे और फतवा देते थे और वो मानते थे। लेकिन पिछले 20-22 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। अब मुसलमान जो है कि वो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहा है, वो सफल भी हो रहा है, वो उसके लिए आगे बढ़ भी रहा है, और उसने धर्म को सिर्फ अपना निजी मामला मान लिया है। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो धर्म को सब कुछ मान लेते हैं, बाकी चीज को पीछे छोड़ देते हैं, वैसे मुसलमानों में कुछ सेक्शन ऐसा है। लेकिन अब जो उनका जो है ज्यादा शिक्षा मिल रही है, इसीलिए वो शिक्षा चाह रहे हैं। शिक्षा देखिए शिक्षा सबसे बड़ा कारक होता है। शिक्षित अगर आप होंगे तो आपका जो है नजरिया बदलेगा, आप जो है कि चीजों को बेहतर पर्सपेक्टिव में देखना सीखने लगेंगे, और आप नैरो संकीर्ण दिमाग से काम नहीं करेंगे। इसीलिए शिक्षा का यानी कि राजनीतिक दलों को अगर मुसलमानों को कुछ देना ही है तो अच्छी शिक्षा दें। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। अब सीधे मैं रुक करना चाहूंगी धनंजय गिरी जी, आपका 5 साल से आप यहाँ उत्तर प्रदेश में शासन चला रहे हैं, सत्ता में हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर शमशुल हसन को, आपने सुना पीयूष पंत जी को कि असल मुसलमान क्या चाह रहा है। लेकिन आप लोग सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की आ जाती है तो मुसलमानों को एक सिरे से दरकिनार कर देते हैं। कैसे फिर विश्वास कर लिया जाए आपके इस नारे पर कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं? सवाल तो खड़ा होगा ना सर। शिल्पा जी देखिए, डॉक्टर शमशुल हसन ने जो बातें कही या जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कही, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से मुतमईन हूं और इत्तेफाक रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से इत्तेफाक रखती है और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस बात से इत्तेफाक रखता है। जो बातें हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसमें धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाता, जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय के आधार पर कोई भी भेद नहीं। सबका विकास किया जाता है, सबका साथ किया जाता है, सबका विकास किया जाता है। हम चाहते हैं इस देश का आम मुसलमान अपने आप को अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम से जोड़ के देखे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू होती है। जो 1948 में नहीं हुआ, 47 में आजादी के समय जो मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं गए और यहाँ की मिट्टी से रह गए, वो ये मादरे वतन की मिट्टी से उनको मोहब्बत थी तो यहाँ रह गए। लेकिन आज के डेट में इसको खड़ा कौन करता है? नैरेटिव कौन सेट करता है कि चलो रे डोली उठाओ मुसलमान, मेरे चुनाव की रुत आई। इस देश के मुसलमानों के कंधे छिल गए, राजनीतिक पार्टियों के कंधे के पालकी धोते धोते अपनी पालकी ढुआने का जिम्मा लगा रखा है, मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है। किसने बना के रखा है? कौन नैरेटिव ले आता है? चुनाव में जीना कौन लेके आता है? कौन खड़ा करना चाहता है सांप्रदायिकता की राजनीति को? तभी तो आप लोग ये साबित कर पाते हैं कि आप पार्टी विद डिफरेंस है। ये प्रचंड बहुमत किसने दिया था मुसलमानों ने फिर आपको? शिल्पा जी आप अपनी बात कहने के लिए शिल्पा जी आप अपनी बात
शिल्पा जी, आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। हाँ। उसी तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियां अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर जिन्ना का जीन लेकर के कोई आता है, जो कौन लेके आया? अखिलेश जी अवसरवादिता और सत्ता लोलुपता के सभी परिचित हैं। हिंदुओं को बरगलाने की कलई उतर चुकी है, तो रंगे सियार की तरह पाकिस्तान का रंग सामने आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश में खूनी और लाल हर रंग का परचम लहराने वाले लोग हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि कौन लेके आता है? राजनीति को ध्रुवीकरण करना कौन चाहता है? कौन जिन्ना का जीन निकाल के ले आया? जिन्ना के दम पर। चलिए ठीक है, अरशद आबिद, जिन्ना का जीन कौन लेकर आया? पाकिस्तानी प्रेमी नहीं तो फिर क्या कहा जाए? और इसी बात को लेकर बीजेपी हमलावर है आप पर। हसन साहब मैं आऊंगी, उसके बाद फिर उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। जल्दी से अरशद आबिद। देखिए शिल्पा जी, समाजवादी पार्टी किसी एक जाति या धर्म या मजहब की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है। समाज के जो दलित, शोषित, अकलियत और किसानों की बात करती है। समाजवादी पार्टी ने अपनी चारों सरकारों में दिखाया है कि हमने सर्व समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए उनको उनके सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जितना शोषितों, मजलूमों, दलितों के लिए किया है, अगर आप आजादी के बाद किसी भी स्टेट की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार के कामों को उठाकर देखें, तो जितना काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया उन लोगों के लिए, उपेक्षित समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, दूसरी पार्टी की सरकारों ने उसका 5% भी नहीं किया। जहां तक बात ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उठाकर लाते हैं, जिन्ना की बात उठाते हैं, कभी किसी जिन्ना की मजार पर जाने वाले कौन लेकिन होते हैं? जिन्ना को बीच में क्यों लाया जाता है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए शिल्पा जी, शिल्पा जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जिन्ना की मजार पर जाने वाले कौन है? भाजपा के लोग। भाजपा के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो मजार पर जाते हैं, माथा टेकते हैं और चादर चढ़ाते हैं। भाजपा के लोग हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। जिन्ना की तारीफ में किताब कौन लिखते हैं? भाजपा के बहुत बड़े नेता जसवंत सिंह जी। और जिन्ना की मानसिकता को कौन लोग मानते हैं? आप देख लीजिए। तो मजार पर जाएंगे भाजपा के लोग, किताब लिखेंगे भाजपा का नेता और आरोप लगाएंगे दूसरी पार्टियों पर ही है। तो यही है जिन्ना को मानने वाले, यही है जिन्ना परस्त। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आप हमारे मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। और 4 बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही। हमने किसी धर्म, जाति के लिए भी कोई भेदभाव नहीं किया, उसको बराबर उसके अधिकार दिए। लेकिन ये दो मुही बात करते हैं, ये झूठी बात करते हैं। ये सत्य है, ये इतिहास बन चुका है कि कौन लोग जिन्ना की शान में कसीदे पढ़ते हैं और कौन लोग उनको मानने वाले। लेकिन यूपी चुनाव में तो जिन्ना अखिलेश यादव उठाकर ले आए ना, अम्मी के पैरों को छूते हैं। फिर बीजेपी तो निशाना साधेगी। चलिए ठीक है सर, आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी, एक बार मैं उनका ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद जी आपको जो भी कहना होगा आप कह दीजिएगा। मतलब चीजों को मुद्दा बनाती है। बीजेपी क्यों निशाना साधेगी? बीजेपी क्यों निशाना चाहती? अच्छा ठीक है, आपके मुताबिक बीजेपी जानबूझकर इसे मुद्दा बनाती है ताकि वो बच सके, असल मुद्दों पर बात ना हो सके। ठीक है, इस बात का जवाब मैं लूंगी धनंजय जी से। जिन्ना को लाया कौन चुनाव में? मेरा सवाल इतना है, जिन्ना को लाया कौन? ठीक है, हम सब जानते हैं जिन्ना को कौन लाया इस चुनाव में, किस मकसद के साथ लाया गया उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले उमाशंकर पांडे जी आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। यहाँ पर बीजेपी की बात हो रही है, कह रहे भाई हम सबके साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हम भी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन ध्रुवीकरण दोनों ही पार्टियां करती हुई नजर आ रही है एज इफ नाउ। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस यूपी के चुनाव में वाकई में सपा से भी और बीजेपी से भी काफी हद तक अलग राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, महिलाओं के दम पर, युवाओं के दम पर, किसानों के दम पर। ऐसे में देश का मुसलमान, खासतौर पर इस समय उत्तर प्रदेश का मुसलमान, अच्छी खासी जनसंख्या यहां पर मुसलमानों की, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। इस बार उनका क्या होने वाला है? क्या ब्लूप्रिंट है कांग्रेस पार्टी के पास मुसलमानों को लेकर? क्या मुसलमान के दिल की बात कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी इस बार समझ पा रही हैं? शिल्पा जी देखिए, सबसे पहली बार आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को आकर्षित करना चाहती है। शिल्पा जी, मैं इस बात में थोड़ा सा सुधार कर दूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और देश के सभी आवाम के लिए काम करती है, उनके मुद्दों को उठाती है, सड़क पर उतर कर लड़ती है, FIR झेलती है और जेल जाती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 17,600 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। ये सिर्फ जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए। स्वयं प्रियंका गांधी जी को 3 बार योगी जी की पुलिस ने
गिरफ्तार किया है वो आप सबने चैनलों पर दिखाया है। दूसरी बात, पीयूष पंत जी गांधी जी उठा रही हैं। आज पीयूष पंत जी ने उस बात को कहा कि जनता को अपने नेताओं से प्रश्न पूछने चाहिए और जब ये पूछना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल, हाँ, से सहमत हूं और पीयूष पंत जी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज जिस मुद्दे को उठा रही हैं, पीयूष पंत जी उस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने जिन्ना की बात की, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 साल तक सरकार चली है, झूठ का पुलिंदा जो लोक संकल्प पत्र था उसको डस्टबिन में फेंक दिया गया और तमाम तरीके से अपने लोगों को उपकृत करने का, अपने लोगों को अपराध मुक्त करने का और दूसरे को अपराधी बना देने का खेल चलता रहा। लेकिन जो जिन्ना की बात है ये समझ लेना जरूरी है। अब चुनाव आ गए तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने जिन्ना वाली पिच तैयार करके योगी जी को दिया और बहन जी भी पीछे नहीं रही, ये बात रह गई। बहन जी जो सीटों को बांट रही हैं, उससे जो खेल वो खेल नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को बैकअप देने का काम कर रही हैं। आप लखनऊ की ही सीटें उठाकर देख लीजिए, जिस तरीके से बहन जी ने सीटों टिकटों को का बंटवारा किया है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतरीन पिच तैयार करके देने का काम वो अपने आवास में बैठ के कर रही है। और पीछे उनके जितने कार्यक्रम हुए हैं आप सब उठाकर देख लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट सिस्टम के रूप में बैठी रही है। तो ये जो जिन्ना अखिलेश यादव जी ने शुरू किया, जिस पर बैटिंग करने का काम वो योगी जी को देना चाहते हैं, जो पूरी कोशिश कर रहे थे योगी जी, लेकिन वो ध्रुवीकरण का खेल नहीं कर पा रहे थे। तब जाके अखिलेश यादव जी बैटिंग करने आए, उन्होंने जिन्ना वाला बयान दिया। तब जाके बहन जी ने सीटों के बंटवारे का खेल खेला। प्रियंका जी क्या चाहती हैं, कांग्रेस क्या चाहती है? प्रियंका जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया, महिलाओं को सड़क पर उतारकर उनकी आवाज उत्तर प्रदेश सुने, उनकी आवाज को देश सुने, उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। आप लोग सड़कों पर हैं, उन्होंने के किसानों को मुद्दा बनाया, उन्होंने आप लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। अब आप ऐसे में मुझे ये बताएं, चलिए ठीक है, जिन्ना से ऊपर उठते हैं, पाकिस्तान से ऊपर उठते हैं, इन तमाम मसलों से ऊपर उठकर सोचते हैं, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एक मुसलमान क्या चाह रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जानती है कि इस देश का मुसलमान क्या चाह रहा है, इस देश का हिंदू क्या चाह रहा है, इस देश का नौजवान क्या चाह रहा है, इस देश का किसान क्या चाह रहा है। हाँ। इसीलिए किसानों और देश के उत्थान के लिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तमाम तरीके से इस देश को धन धान्य से पूर्ण बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। इस देश का नौजवान क्या चाह रहा था, इसको भी कांग्रेस पार्टी जानती थी। इसीलिए आईटी से लेकर तमाम तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको रोजगार मुहैया कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश की महिलाएं क्या चाहती हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी जानती थी। इसीलिए लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी दशकों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर चल रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का दावा कि सत्ता कामयाब हो पाता है, सर, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस सवाल का जवाब सीधे सीधे जनता के हाथ में है। लेकिन डॉक्टर हसन काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हसन साहब, जल्दी से बताएं। देखिए शिल्पा जी, मैं दरअसल एक बात बुनियाद पे जाना चाहता हूं। हाँ। और ग्रास रूट लेवल पे। हाँ। वो ये है कि देखिए, हमने आपसे कहा कि हमको एजुकेशन अगर मेरे बच्चों को मिल जाए तो एजुकेशन के जरिए वो अपने जो है सारा काम कर लेंगे और उनका घर भी बन जाएगा, वो अपने परिवार को भी चला लेंगे। सारी चीजें हैं, वो आजकल जो है वो सारी हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। कोई जरूरी नहीं कि वो नौकरी के लिए पीछे भागें। हाँ। अगर उनको एजुकेशन मिल जाती है तो एजुकेशन, अपनी एजुकेशन के बल पे वो प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जो नीचे के लोग हैं, बच्चे हमारे जो जिसको कहते हैं पिछड़े हुए हैं, जो लोग जो एजुकेशन नहीं पाते, उनका फायदा जो है ये उन्हीं का फायदा फिर दलों की तरफ से उठाया जाता है या फिर ध्रुवीकरण आसान हो जाता है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा में बढ़ेंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश कि फिर मुसलमान के मन में जो है वो दलों तक कैसे पहुंचे और वो फिर पूरा कैसे हो। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं, जल्द बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जो अखाड़े में चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर, उनकी मन की बात पर, वो चाहते क्या है इस पर, और बहुत सारे सवाल, मसलन जिन्ना और पाकिस्तान क्या सोचता है मुसलमान। 2022 का समर, कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर, तालिबान की बात, क्या इससे मिल पाएगा मुसलमान का साथ? सबके साथ का नारा फिर मुस्लिम उम्मीदवार से क्यों करते हैं किनारा? अपराध मुक्ति की बात, फिर अपराधी क्यों आते हैं साथ? वोट बैंक की लड़ाई पाकिस्तान पर क्यों आई? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए धनंजय गिरी जी। धनंजय जी, मुसलमानों को लेकर दोगुले चेहरे का आरोप बीजेपी पर लगता आया है। ऊपर से 80 वर्सेस 20 का बयान बीजेपी की तरफ से सामने आ जाता है। ऊपर से यह भी आरोप कि भाई आप लोग ये सब जानबूझकर करते हैं ताकि असल मुद्दों पर बात ना हो और आप लोग बच जाए, क्योंकि अगर असल मुद्दों पर बात हो गई तो आप लोगों से जवाब देते बन नहीं पाएगा। इसीलिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश के तहत, या यूं कहा जाए साजिश के तहत, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाते हैं, बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर करती है, वो भी खासतौर पर चुनाव के समय। जवाब आपका। शिल्पा जी, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं आपको। जो आपने 80 और 20 की बात की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें 64 हम लोग जीते हैं, तो 8 अठाई 64, यानी कि 80% वोट हमें पिछले चुनाव में मिले, जिससे हम 80% सीट जीते हैं। उनका अभिप्राय इस बात से था, वो क्लियर हो गया। दूसरी बात पर आता हूं मैं, जो भाजपा क्या चाहती है, भाजपा का 80 का तो समझा दिया, 20 का भी समझा देते सर, प्रधानमंत्री और उसे भी जस्टिफाई कर देते जरा। देश भाई 20% सीटें हम नहीं जीत पाए, 20% सीटें बाकी राजनीतिक दलों ने जीती। हसन साहब कुछ कह रहे हैं। जो बात हम कह रहे हैं वही कह रहे हैं ना। हाँ। हम अपनी बात बिल्कुल कह रहे हैं, हम अपने समय पर अपनी बात कह रहे हैं, इसको आप और बिल्कुल क्लियर कट करें, गणित के साथ करें, मैथ के साथ कह रहा हूं। अच्छी बात नहीं है, जो सच्ची बात है वो सच्ची कहिए। क्यों? आपकी सच्चाई कुछ और है, हमारी सच्चाई कुछ और है। आपकी सच्चाई आपके लिए, हमारी सच्चाई जो हम कह रहे हैं बड़े मन से स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात टारगेट किया है। दूसरी बात भाई साहब, आप अपने सवाल पर आते हैं। ठीक है, उमा शंकर पांडे जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। एक बार गिरी साहब अपनी बात पूरी कर ले। शिल्पा जी, मुझे 10 सेकंड में एक बात कहना चाहूँ आपके। टेक योर टाइम। हाँ, देखिए शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी अपने समय में कहिएगा भाई साहब, अपने समय में कहिएगा भाई साहब, अपने समय में कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और चाहते हैं इस देश में हिंदू मुस्लिम करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। इस देश के विभाजन को भी का अगर किसी का नाम है तो कांग्रेस का नाम है। कांग्रेस के काले कारनामे, कांग्रेस की क्रूरता और कांग्रेस के किए कूटे गए कालिक से इस देश ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। और यही कारण है कि 30 साल से कांग्रेस की सत्ता में नहीं है और उसके सबसे बड़े नेता युवराज भी बेरोजगार कर दिए गए। पांडे जी, आपके सबसे बड़े नेता का क्या हाल हुआ है वो देख लीजिए, और कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान करने की शुरुआत, इसके जनक तो आप है, कांग्रेस पार्टी है। क्या कहेंगे आप इस आरोप पर? दोषी नहीं है, सबके सब दोषी है। ठीक है, प्लीज एक एक करके बात करते हैं सर, तभी सार्थक हो पाएंगे। तो नहीं देखा हाँ। जब उम्भा में किसानों पर गोलियां चल रही थी, अखिलेश यादव जी कहां थे? जब शाहजहांपुर में, जब उन्नाव में, जब उम्भा में, जब सहारनपुर में, जब खुद अखिलेश यादव जी के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में एक दलित प्रधान को गोली मार, शिल्पा जी वहां तो कांग्रेस दिखाई दी, वहां प्रियंका गांधी जी दिखाई दी, शिल्पा जी दिखाई दिए, अखिलेश यादव जी तो दिखाई नहीं दिए। और जो जनता के संकट में शिल्पा जी दिखाई ना दे, क्या उसको नेता मानेगी? क्या उसके अंदर नेतृत्व क्षमता है? ये माना जाए? ये डरे हुए लोग हैं शिल्पा जी, जो ईडी और सीबीआई। चलिए माना आपने धरातल पर उतरकर जनता की सेवा की, उनके लिए काम किया, इसलिए ये जब कोई और विपक्षी दल वहां पर मौजूद नहीं था, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले पहुंची। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। पांडे जी, आप मुझे ये समझाए, अब आप लोग जो दावा कर रहे हैं शिल्पा जी, ये बात जनता के दिलों तक कैसे पहुंचाएंगे? क्राइम हुआ क्यों? पांडे जी, आप ठीक है मान लेते हैं धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं, ये बात जनता के दिलों तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि जब तक दिलों तक नहीं पहुंचेगी वो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी, और जब तक वोट में तब्दील नहीं होगी तब तक आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकेगा। शिल्पा जी, जनता ने तो लगा दी, आप उठाइए जो 2 उपचुनाव हुए हैं। हाँ। अभी देखिए शिल्पा जी, मैं दे रहा हूँ जनता कैसे हमारे साथ आ रही है, देख लीजिए। 2 उपचुनाव हुए हैं, हाँ। एक 11 विधानसभाओं का उपचुनाव था और एक 7 विधानसभाओं का तो अभी हुआ। 7 में 6 पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी,
3 जगह हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराया था। ये फैक्ट समाजवादी पार्टी के साथी तय कर लें और भारतीय जनता पार्टी के साथी ये समझ ले, हमारा मत प्रतिशत इन उपचुनाव आपके मुताबिक धरातल पर अब परिवर्तन की लहर आ रही है, कांग्रेस के फेवर में आ रही है। आपका दशकों पुराना संघर्ष अब रंग ला रहा है। चलिए ठीक है पांडे जी ठीक है सर, आपके इन दावों में कितना दम है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल प्लीज एक एक करके अरशद आबिद आपके पास आऊंगी उस आरोप के साथ कि जब जनता को आवश्यकता थी उस समय कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, समाजवादी पार्टी कहां चली गई थी। लेकिन उससे पहले धनंजय गिरी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। गिरी साहब, उसके बाद सीधा अरशद जी आपके पास। देखिए, मैं ये कह रहा हूं शिल्पा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बड़े नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस देश का आम मुसलमान उस नारे से कनेक्ट होता है। और देश में जितनी तरह की सुविधाएं दी जाती है, प्रदेश में सुविधाएं दी जाती है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उसमें हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, हम किसान को किसान देखते हैं, नौजवान को नौजवान देखते हैं। और जिसके लिए जितनी योजनाएं हैं देश में, उसमें किसी में कोई भी भेद नहीं किया जाता। मुसलमानों से दिक्कत है। भाई साहब, आप अपने समय पर बोलिएगा। ठीक है पांडे जी एक एक करके भाई साहब अपने समय पर बोलिएगा। अपने समय में बोलेंगे। इस देश में कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू मुसलमान किया है, अनगिनत दंगे करा करके इस देश के मुसलमानों के ऊपर अनेक जख्म दिए हैं। और इस देश में देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। आज तक कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसी कारण देश की जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया और उसी को आगे बढ़ के बाकी राजनीतिक पार्टियों ने अपनाया। जब इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब इस देश को बांटने की कोशिश होती है। और कांग्रेस हमेशा से विभाजनकारी राजनीति करती आई है और इसी कारण है कि कांग्रेस देश की जनमानस के पटल से खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खारिज हो चुकी है। और इसी कारण से यूपी की अमेठी से राहुल गांधी जब खारिज कर दिए जाते हैं, जब नेस्तनाबूद कर दिए जाते हैं, तो चले जाते हैं वायनाड लड़ने के लिए। क्यों जाते हैं केरल के वायनाड? क्यों उत्तर प्रदेश से खारिज कर दिए गए, जो उनकी पैतृक सीट है, जो ठीक है पांडे जी जवाब दे रहे हैं, सीट रही है। क्योंकि देश की जनता कांग्रेस के आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा ना सर, उनका जवाब भी सामने आना जरूरी है, तभी तो जनता तय कर पाएगी। पांडे जी जल्दी से, उसके बाद मैं आबिद साहब इंतजार कर रहे हैं। तो इन्होंने राहुल जी की अमेठी की हार का प्रश्न उठाया, उस पर मैं जवाब दूंगा। आप सीधा उठा के देखिए, कांग्रेस राज्य में कितने दंगे हुए। 2014 में जितना वोट था उससे 14,000 वोट 2019 में बढ़ गया था। आपकी यहाँ सरकार बनी, सपा और बसपा ने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, वो कांग्रेस को वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, उन्होंने भाजपा को वोट ट्रांसफर करा दिया। ये बसपा और सपा की भाजपा के साथ मिली चाल थी, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा था, महत्वपूर्ण बात, नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो नफरत है, लेकिन बिरयानी खाने तो सपा के प्रवक्ता बैठे, उनसे पूछ लीजिए शिल्पा जी। पाकिस्तान चले जाते हैं, की नहीं कहते, और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, ठीक है, पुराने कांग्रेस के मुताबिक गिरी साहब बड़ा प्रेम रहा है। बिरयानी खाने तो पाकिस्तान चले जाते हैं प्रधानमंत्री, तब उन्हें अपनी सिक्योरिटी का खतरा नहीं होता, जबकि पंजाब जो कि हिंदुस्तान में ही मौजूद है, वहां पर पीएम को सिक्योरिटी का खतरा महसूस हो जाता है। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है। चलिए ठीक है, बहुत देर से अरशद आबिद इंतजार कर रहे हैं। अरशद जी, धरातल पर उतरकर जनता के लिए, तमाम वर्गों के लिए, न सिर्फ एक खास में बात कर रही है, तमाम वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लोग थे भाई वहां पर, हमने काम किया वहां पर, आप लोग कहां थे उस समय, और अब चुनाव आ गया तो मसीहा बनकर आ रहे हैं सामने। शिल्पा जी, समाज सुन लीजिए शिल्पा जी, जहां तक अभी किसानों की बात हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ना किसानों को, धान किसानों को, आलू किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिया गया, भुगतान टाइम से कराया गया। भाजपा के किसी भी सरकार में, किसी भी स्टेट की सरकार में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है, किसानों को खाद कम हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, डीजल बढ़ जाता है जो किसान के काम आता है, दवाइयों के रेट बढ़ जाते हैं और दवाई कम कर दी जाती है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, अगर आप देखें तो किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है और किसानों ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न सहा है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे थे। अगर आप भाजपा शासित सरकारों की हालत देखें, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां भी किसान सबसे ज्यादा तादाद में आत्महत्या करता है भाजपा के बाद। वहां भी किसानों पर जुल्म होता है, किसानों पर गोलियां चलती हैं और किसानों को उत्पीड़न होता है। जब ये कोरोना का सवाल आया, अभी चल रहे थे कि हम कहा, जब कोरोना शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो गांव, शहर, कस्बा हर जगह कोरोना पीड़ितों की मदद करें। समाजवादी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता रोड पर निकले, उसके बावजूद क्या बीजेपी सरकार पर मुकदमा दर्ज करवा रही थी। अगर आप देखें तो सरकार से ज्यादा सरकार ने किसी कोरोना के रोगी की कोई मदद नहीं की। बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, पूरा सिस्टम खत्म हो चुका था। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी जान की बाजी लगाते हुए, मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर आपने धरातल पर उतर कर इतना काम किया है तो फिर जिन्ना जैसे मुद्दों को यूपी के चुनाव में लाने की आवश्यकता क्या है? मंचा पर इसलिए सवाल खड़े होते हैं सर। यही सवाल मेरा बीजेपी से है कि अगर आपने विकास इतना ही किया है तो फिर विकास पर बात कीजिए ना। तमाम ऐसे बयानों को फिर क्यों सामने लाया जाता है कि ध्रुवीकरण हो सके या उस तरफ इशारा हो सके? शिल्पा जी सुन लीजिए आरोप, शिल्पा जी सुन लीजिए आरोप इन लोगों ने ऐसा है, एक एक करके देखिए किसानों पर जुल्म होता है और भाजपा की सरकार 3 कानून किसान विरोधी कानून लेकर आती है और 1 साल से ज्यादा किसान बॉर्डर पर बैठा रहता है। आज की पार्टी चले ठीक है, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, समाजवादी पार्टी का पक्ष भी हमने सुन लिया। गिरी साहब एक सेकंड, पीयूष पंत जी हमारे बीच मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, उनसे मैं जल्दी से इस पर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी। पीयूष जी ठीक है, पीयूष जी हमने सपा को सुन लिया, हमने बीजेपी को सुन लिया, हमने कांग्रेस को सुन लिया और हम बसपा को भी देख ही रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा प्रदेश की जनता ठीक है सर, सर ये कोई चुनावी भाषण का मंच नहीं है, बोलते जाएंगे एक एक करके सर। ठीक है, आपकी बात आ गई है, आगे बढ़ते हैं। बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुमत की सरकार किसकी बनेगी ये जनता पर छोड़ देते हैं। पीयूष पंत जी आपने तमाम दलों को भी सुना, उनके दावों को भी सुन लिया, कौन कितना पानी में, क्या है वास्तविकता? जी जो है कि हर दल जो है वो जो है वादे बहुत करता है और उनको पूरा नहीं करता है। ये हर दल के साथ ये दिक्कत है जो है, क्योंकि जो ठोस मुद्दे हैं उनके इतर वो है वोटों को अपने साथ वो लेके आते हैं और जीतने के बाद वो जो है वोटर्स को भुला देते हैं कि वो कार्यकर्ता को भुलाते हैं। आपको माफी के साथ इंटरप्ट करूंगी सर, क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये कि धर्म जाति से ऊपर उठकर कम से कम इस बार यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ चुनावी अखाड़े में दिखाई दे रही है। महिलाओं का इतना जबरदस्त मुद्दा उन्होंने इस समय जो अपने हाथों में लिया हुआ है, क्या लग रहा है सर किस हद तक कांग्रेस के फेवर में चीजें जाएंगी, क्योंकि वो असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्या ये संदेश जनता तक पहुंच पाएगा? आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है? हाँ देखिए शिल्पा जी, निश्चित रूप से एक कांग्रेस ये ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है जो कम से कम जो मूल मुद्दे हैं जनता के, हाँ। वो उनको उठा के वो चल रही है और उसने संघर्ष भी किया है। खासकर जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के, हाँ। वो बहुत समय से जो है वो चाहे किसान का मसला हो, चाहे वो बलात्कार महिलाओं के लड़कियों के साथ बलात्कार का मसला हो या दूसरे और मसले हो, लगातार कांग्रेस वहां पहुंची है। लेकिन दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि इनका संगठन बहुत कमजोर है और ये संगठन इनका इतना कमजोर है कि ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसको आप वोट में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास वो संगठन नहीं है बूथ लेवल तक का। और लीडरशिप अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयारी तो इन्होंने की है इधर 1 साल में 1.5 साल में, जब से प्रियंका गांधी गई है वहां पे, वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी की है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए एक इनका जो है रिवाइवल की एक कोशिश हो रही है और इस चुनाव में अगर वोट जैसे बटे नहीं वोट जिस तरह से हो रहे हैं, ठीक है, तो कांग्रेस की चांस ये मुझे लगता है जो पिछली बार उसको 6% वोट मिले थे, उसमें निश्चित रूप से उसको 10 से 11% जो है वोट फीसदी मिल सकते हैं। ठीक है, उमा शंकर पांडे जी जल्दी से आपका मैं इस पर क्विक रिएक्शन चाहूंगी। क्या पीयूष पंत जी ने कांग्रेस की नब्ज पकड़ ली है? देखिए पीयूष पंत जी का बड़ा सम्मान है, मैं जरूर पीयूष पंत जी से कैसे ये बात रह गई मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी जी जब से आई हैं 2 सालों तक उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया। उन्होंने पहले प्रदेश में, फिर जनपदों में, फिर विधानसभाओं में, फिर ब्लॉक पर, फिर न्याय पंचायत पर और ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन बनाने का काम किया। और सिर्फ संगठन ही नहीं बनाया शिल्पा जी, उनको बाकायदे प्रशिक्षित किया पूरे प्रदेश में, जिले लेवल पर, पहले प्रदेश लेवल पर, फिर जिले लेवल पर, फिर विधानसभा लेवल पर उनकी ट्रेनिंग कराई गई। शिल्पा जी मैं स्वयं 12 जनपदों में ट्रेनिंग देने गया था
तो आज कांग्रेस पार्टी के पास 2 लाख प्रशिक्षित संगठन के पदाधिकारी हैं और वेल ट्रेन, जिनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में पता है, जिनको आरएसएस के तमाम तरीके की दगाबाजियों के बारे में पता है, जिनको उत्तर प्रदेश और देश के तमाम मुद्दों के बारे में पता है। ठीक है सर, यानी कि कुल मिलाकर वो कहते हैं ना, खरगोशों की लड़ाई में कछुआ बेशक धीमी चाल चल रहा हो, लेकिन कछुए की जीत हो जाती है। अन्य दलों को इस बात का ख्याल रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी सपा की सीधी टक्कर के बीच कांग्रेस बाजी मार ले जाए। हालांकि इसका फैसला जाहिर सी बात है जनता के हाथ में ही है। डॉक्टर शमशुल हसन काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर हसन, दलों की आपने बात सुन ली है, सबके दावे भी आपने सुन ले हैं। मैं वही सवाल आपसे करना चाहूंगी, किसके दावों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है, किसकी मंशा पर लग रहा है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, या फिर इस बार भी बकाया जा रहा है? देखिए, जल्दी 2-3 बातें कह दूं। हाँ बोलिए। अब वो ये है कि आज की इस वक्त कोई भी पार्टी प्योर कहाँ रह गई है जो अपनी विचारधाराओं को ले जाए। कांग्रेस के लोग बीजेपी में है, बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस में है। तो कोई भी आदमी कम्युनिस्ट हो, अब जो है वो लोग डाइल्यूट हो चुके हैं। ये पार्टीज जितनी भी हैं वो एक कॉकटेल बन गई हैं। इसलिए जो हुकूमत कर रही है वो अपना फायदा देख रही है, इसमें हमारा फायदा है, जनता का कोई फायदा नहीं देख रही है, पहली बात। ठीक है। अब आइए बात होती है कि ये कांग्रेस क्या कर रही है। अरे भाई, अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अगर आप मुझे जो कह रहे हैं कि मैं अभी इस वक्त जो है वो लोगों को तैयार कर रहा हूं, अरे आज तो आपको इलेक्शन जीतने की जरूरत है, आप सीटें लाइए। अभी आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमें मालूम है कि ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे कैसे लोग हैं। सब जितने हैं अशिक्षित हैं, सब जितने हैं बेरोजगार हैं। किसी अच्छे आदमी को, किसी शरीफ घराने के लोगों को आप कभी नहीं लेते, न कोई पार्टियां लेती। सब जो है वो ऐसे हैं कि जो सड़क छाप होते हैं, जो जितना बदमाश है वो उतना बड़ा लीडर है। हसन साहब, ये तो बात हुई कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों पर कितना सोचा, 5 साल का कार्यकाल तो उनका भी आपने देखा, उन्होंने मुसलमानों के बारे में कितनी संजीदगी के साथ सोचा। अरे भाई, मैं कब कह रहा हूं कि वो समाजवादी मुसलमानों के वो ठेकेदार हैं। जबरदस्ती आपने उनको कह के समाजवादी पार्टी को जो है मुसलमानों का ठेकेदार बना दिया है। लेकिन मुसलमान जो है मुसलमानों किसी के मतलब ठेके में नहीं है। ठीक है, वो भी यही देख रहा है कि जिधर हमें फायदा मिलेगा हम उधर जाएंगे। और आज का मुसलमान चाह रहा है अच्छी शिक्षा, जिस बात पर बार बार फोकस किया जा रहा है, मुफ्त की सौगातें नहीं। ठीक है गिरी साहब, क्या आपने समझा? शिल्पा जी, ऐसा है उत्तर प्रदेश में 1980 के बाद किसी भी राजनीतिक दल की दोबारा सत्ता में वापसी नहीं हुई है, लेकिन इस बार योगी सरकार की वापसी हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है। और जो बातें आप कह रही हैं, सरकार के काम इतने हैं, गलत है, इतने विकास के कार्य किए गए हैं, उत्तर प्रदेश को गलत लग रहा है। बड़ा जितना डेवलपमेंट का काम किया गया है, जितना विकास किया गया है, इतना विकास किया गया है, इस कारण से विरोधियों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और जो शुरू से कांग्रेस जो विखंडन की, विभाजन की और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, सपा उसी को एक कदम आगे बढ़ के कर रही है। सपा के इतिवृत्त सपा की अब सपा के हमारे नेता अच्छा ठीक है, अगर हम लोग ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन जब बना सीधे से सवाल का सीधा हॉस्पिटल बना दिया। अगर आप काम देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का और देश में मोदी सरकार के आप विकास का परचम जिस तरीके से हर मोर्चे पर लहराते नजर आते हैं, आप फिर मुझे ये बताएं कि अमित शाह को मुगलों का जिक्र करने की क्या आवश्यकता थी, या फिर मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना का मुद्दा उठाने की क्या आवश्यकता थी? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि भाई विकास की बात तो कहीं दिख नहीं रही है। सारे सपोर्ट मिलता। ठीक है, आ रहे गिरी साहब जवाब। शिल्पा जी सुन लीजिए बात, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, विकास पे ही आपको वोट मिलता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, अरे भाई साहब सुनिएगा, वन बाय वन बोलिए गिरी साहब जल्दी। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, शिल्पा जी मुझे भी इनकी बात का जवाब देना है। एक सवाल मुझसे भी ले लीजिए। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य भी नहीं बना सकती।
ठीक है। इसलिए इस देश का इतिहास की अगर चर्चा हो रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं हो रही है। और अगर इतिहास के जो सत्य हैं अगर उस पर बात हो रही है तो इसमें क्या गलत हो रहा है? इसमें कौन सी गलत बात हो रही है? क्या ये सत्य नहीं हो रहा है? जनता पर छोड़ देते, मेरे पास समय और अत्याचार से लोग नहीं जानते, क्या ये समय परिचित नहीं है? सबसे पहले अरशद आबिद, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। भाजपा की सरकारों में जितना अत्याचार किसानों, नौजवानों और महिलाओं पर हुआ, आजादी के बाद किसी सरकार में नहीं हुआ। 800 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री या गृहमंत्री एक अल्फाज उनके लिए बोलना पसंद नहीं करते हैं। किसानों को मारा जा रहा है। भाजपा की सरकार में मंत्री बैठे हैं अजय मिश्रा टेनी, वो अपने बेटे और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ किसानों को कुचल रहे हैं, किसानों की हत्याएं कर रहे हैं और ये किसानों के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, रात को 12 बजे पेट्रोल छिड़क कर उसका संस्कार किया जाता है। बात है आप लोगों के ये मुद्दे क्या जनता तक पहुंच पाते हैं? ठीक है पीयूष पंत जी, एक लाइन में सर जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। अपमानित किया जा रहा है उस जाति के नौजवानों को, फर्जी एनकाउंटर में जो है मारा जा रहा है। ये बोलिए की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं। पूरी तरीके से सब समाज का उत्पीड़न, सर्व समाज का उत्पीड़न भाजपा की सरकार में हो रहा है। आबिद साहब आ गई आपकी बात सर, फाइनल कमेंट मुझे दूसरों के पता लेने दीजिए सर, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है। पीयूष पंत जी, आबिद साहब को वॉल्यूम डाउन किया जाए पीसीआर प्लीज, आई डोंट हैव टाइम। पीयूष पंत फाइनल कमेंट आपका। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और समर्थन हमें। पीसीआर कैन यू लिसन टू मी प्लीज, वॉल्यूम डाउन किया जाए आबिद जी का। पीयूष पंत जी जल्दी से क्या कह रही है आप? फाइनल कमेंट आपका सर, जाते जाते क्या लग रहा है? नहीं, बात समझ में नहीं आई मुझे जी। पीयूष पंत जी, मुसलमानों को लेकर तमाम दावे हमने सुन लिए हैं, क्या लग रहा है क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर? सियासी घमासान मुसलमानों को लेकर ये क्या थमेगा? हाँ देखिए सियासी घमासान तो लगेगा। देखिए चुनाव का मौसम है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और ये सब चलेगा, वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी चलेगा। लेकिन मुसलमान इस बार वो मुसलमान के लिए इस समय इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार ने जो है मुसलमानों को, भले ही उन्होंने ये वो दावा कर रहे हैं कि ठीक है उन्होंने उनको हिस्सेदारी बनाई है विकास के कार्यों में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको सामाजिक रूप से और डराया धमकाया है और हरास किया है जो है मुसलमान को, तो कहीं ये भारी ना पड़ जाए। ठीक है हसन जी, फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड आपके पास। हसन साहब देखिए, मैंने जो है अब तक ऑब्जर्व किया है उसमें यह है कि 50% जो मुसलमान है वो किसी को वोट नहीं देंगे। ठीक है। और जो 50% रह गए हैं निचले के हैं वो अशिक्षित हैं। ठीक है। वो चाहे जिधर पलट जाए। ठीक है पांडे जी जल्दी से सर 10 सेकंड। जी शिल्पा जी, देखिए जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को कुचला है, बेरोजगारों को रौदा है, महिलाओं के वस्त्र हरण किए हैं, बलात्कार और तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया। ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन मैं सपा और बसपा के साथियों से जरूर ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब प्रियंका गांधी जी इन मुद्दों के लिए लड़ रही थी तो इनके नेता कहां थे? ठीक है, ये जनता तय करेगी। गिरी साहब जाते जाते 10 सेकंड सर आपके पास। देखिए, हम इस देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और इस देश का आम नागरिक, आम जनमानस इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ है और उनके किए गए डबल इंजन के कार्यों की सराहना कर रहा है और पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जो है बहुत थम्बिंग मेजोरिटी से वापसी कर रही है और उत्तर प्रदेश का जितना विकास हुआ उससे भी तीव्र गति से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और जनता, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता, एक एक जनपद, एक एक व्यक्ति, एक एक समाज का हर व्यक्ति, हर जाति धर्म वर्ग संप्रदाय। चलिए सर, जनता पार्टी छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुसलमानों को मुफ्त की सौगात नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें वोट बैंक ना समझकर देश की, प्रदेश की, इस समाज के विकास में भागीदारी चाहिए। और ये कैसे संभव हो पाएगा, दलों को सोचना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।